कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि नीचे सुर्ख रंग के बटन को दबाकर हैदर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी शातिर का तीसरा और आखिरी हिस्सा। जमशेद आलम ने चौधरी रियाज और उनकी बेगम साहिबा के बारे में बड़े अजीब से इंकशाफात किए थे। मैं ठंडी सांस लेकर उनके पास से उठ गया और इन तमाम नुक्तों में घिरा हुआ गाड़ी चलाता हुआ उस पुरस्रार इमारत में दाखिल हो गया। लेकिन यहाँ दाखिल होकर मैंने खुद को संभाल लिया। क्यों हिमाकत करूँ? जो कुछ हो रहा है या जो कुछ होने वाला है उसे रोकने की जिम्मेदारी मुझ पर आयद नहीं होती। 8,800 रुपये माहवार खरे करूँ जब तक भी गाड़ी चल जाए। ये मामला खत्म हो जाएगा तो बाद में देखा जाएगा मुस्तकबिल क्या है। यहाँ बेकार बैठना मुनासिब नहीं था। चुनाचे मैंने लान पर आकर क्यारियाँ दुरुस्त करना शुरू कर दी, फूलों की तरतीब की और उनके फालतू हिस्से काटने लगा। मुझे वाकई अंदाज़ा नहीं हो सका कि कब बेगम साहिबा बाहर निकली और कितनी देर से मुझे काम करते देख रही थी। अचानक ही मेरी निगाह उन पर पड़ी। मैं संभल कर सीधा हो गया। तुम बागबानी से वाकिफ हो? उन्होंने नरम लहजे में कहा। कोई गलती होगी बेगम साहिबा? मैंने गिगियाते हुए लहजे में कहा। नहीं, तुमने क्यारियां बहुत अच्छी तरह संवारी हैं। ये काम तुमने कहाँ से सीखा? सब कुछ करता था अंग्रेज बहादुर के साथ। अरे पढ़े लिखे भी लगते हो। बस काम चलाने की हद तक। मुझे फूलों का एक गुलदस्ता बना कर दो। जी अभी तैयार करता हूँ, मैंने कहा और फिर वो अंदर चली गई। दूसरा मौका था जब उन्होंने सीधे मुंह बात की थी, वरना उनकी निगाह जब भी मेरी जानिब उठती उसमें कहरो गजब की बिजलियां कूदती हुई लगती। बागबानी से मेरे फरिश्तों की भी कोई वाकफियत नहीं थी। कभी इस किस्म की बातों की तरफ तवज्जो ही नहीं दी थी। लेकिन बहरहाल गुलदस्ता बनाया, उनकी उस तवज्जो से मैं भरपूर फ़ायदा उठाना चाहता था। अपनी दानिश में फूलों के रंगों की तरतीब में मैंने बहुत खूबसूरती की और फिर ये गुलदस्ता लेकर बेगम साहिबा के कमरे में पहुंच गया। अंदर मौजूद थी और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी चेहरे पर कोल्ड क्रीम मल रही थी। मैंने उन्हें गुलदस्ता पेश किया और वो उसे नाकदाना निगाहों से देखने लगी। फिर मुस्कुरा कर बोली, खूबसूरत है, तुम्हें सलीका है। वो सामने गुलदान रखा है, उसमें लगा दो। पहले जब हमारे यहाँ बहुत से मुलाजिम थे, माली भी था, तो वो मुझे ताज़ा फूलों का गुलदस्ता दिया करता था। लेकिन जब से ये सब खत्म हुआ ये गुलदान खाली पड़े हैं, लगा दो इसमें। और सुनो, तुम रोज़ाना एक गुलदस्ता मेरे लिए बना दिया करो। जी बेगम साहिबा, मैंने जवाब दिया और गुलदस्ता गुलदान में लगा दिया। और कोई हुक्म बेगम साहिबा? नहीं, तुम कल से रोज़ाना सुबह साहब को दफ्तर छोड़कर वापस आ जाया करो। कुछ ऐसे काम पड़े हैं जिन्हें बहुत अरसे से करना चाहती हूँ लेकिन मजबूर थी, कोई था ही नहीं। हुमा बेचारी तन्हाई पूरे घर की सफाई करती है, फिर किचन में खाना वगैरह पकाती है। उससे ज़्यादा उससे काम लेने का मतलब है कि वो बीमार पड़ जाए। जी बेगम साहिबा, अब तुम जाओ, उन्होंने कहा और मैं कमरे से बाहर निकल आया। दफ़ातनी मुझे एहसास हुआ कि कमरे से बाहर कोई और भी मौजूद था, जो मेरे वापस पलटते ही तेज़ कदमों से कहीं चला गया है। ये एहसास एक अनोखी हैसियत रखता था। हुमा के अलावा भला घर में और कौन है? मैंने तेज़ी से सामने आने वाली राहदारी का रुख किया। यह राहदारी आगे बढ़कर किचन में ख़त्म हो जाती थी और हुमा किचन में मौजूद थी। मैंने दरवाज़ा खोला और हुमा को देखा। उसका तेज़ तेज़ सांस दौड़ता बताता था कि वो दौड़ती हुई यहाँ तक आई है। मेरी तरफ चौंक कर देखा और मुस्कुराए बगैर पूछा, हाँ कोई बात है? जी, मैंने सर्द लहजे में कहा। क्या? एक प्याली चाय मिल सकती है? बन रही है, मैं तुम्हें पहुँचा दूँगी। कहाँ हो इस वक्त? गाड़ी की सफाई करनी है, काफ़ी गंदी हो रही है। चाय वहीं पहुँचा दूँ? मेहरबानी होगी, मैंने जवाब दिया और किचन से वापस पलट पड़ा। लेकिन ये बात सोचने के काबिल थी कि अगर मैं बेगम साहिबा के सामने था तो हुमा मेरी जासूसी क्यों कर रही थी। एक बार फिर जहन पर वही तमाम कैफियत तारी हो गई। बिलाशुबा इस भूत घर में यही 3 किरदार थे जो अपनी अपनी जगह अलग अलग नोयतों के हामिल थे। पिछले कुछ वक्त से हुमा के लिए भी मेरे दिल में कुछ अजीब से ख्यालात पैदा हो गए थे। हालांकि वो अच्छी लड़की थी, लेकिन उसकी शख्सियत भी किसी तौर पर इन लोगों से कुछ कम पुरस्रार नहीं थी। वापस बाहर निकल आया और गाड़ी की देखभाल करने लगा। थोड़ी देर के बाद हुमा चाय की प्याली लेकर बाहर आ गई। मैंने सर्द निगाहों से हुमा को देखा तो मुस्कुरा दी। तज्जुब है, मैंने आहिस्ता से कहा। किस बात पर? वो बोली, तुम कभी कभी मुस्कुराती भी हो। वो एकदम संजीदा हो गई, चंद लम्हे खामोश खड़ी रही, फिर वापस पलटी तो मैंने आवाज़ दी, हुमा रुक जाओ। वो रुक गई। बुरा मान गई मेरी बात का। वो बोली, क्या जवाब दूँ? क्यों, जवाब इतना मुश्किल तो नहीं, तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। हाँ, बेवकूफ़ हूँ। तुम मुझ पर तंज करते हो, हालांकि तुम्हें पूरी तरह ना जानते हुए भी मैंने खुद को तुम पर अयां कर दिया।
میری نگرانی ہوتی ہے جلال، خدا کے لیے میرے لیے خطرات پیدا نہ کرو۔ میں تم سے ملوں گی، کسی وقت کچھ باتیں کروں گی تم سے۔ میں خود بھی بہت اکتا چکی ہوں، بری طرح سے۔ میں تمہارا انتظار کروں گا ہما۔ ہاں لیکن جلد بازی نہ کرنا، چائے پی لو، پیالی واپس لے جاؤں۔ میں نے چائے پی کر پیالی اسے واپس کر دی اور وہ خاموشی سے چلی گئی۔ نہ جانے کب تک میں اس کے بارے میں سوچتا رہا، مگر وہ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ وقت ہو گیا اور میں چودھری صاحب کو لینے چل پڑا۔ کہو کیا کیفیت ہے؟ انہوں نے واپس آتے ہوئے راستے میں پوچھا۔ بیگم صاحبہ کچھ نرم نظر آتی ہیں۔ ہاں وہ تمہاری مخالفت نہیں کرے گی اب۔ اس کی کوئی وجہ؟ اب اس نے ہما کے علاوہ ایک آدمی کی ضرورت کو تسلیم کر لیا ہے، میں نے اسے سمجھایا ہے۔ ان کی نرمی کی غالباً یہی وجہ ہو سکتی ہے۔ ہاں لیکن تم اس کیفیت سے فائدہ اٹھاؤ، اس کی دلداری کرو اور اسے زیادہ سے زیادہ متاثر کرنے کی کوشش کرو۔ جی اچھا، میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ شام خوشگوار تھی، دونوں میاں بیوی حشاش بشاش نظر آ رہے تھے۔ شام کی چائے انہوں نے لان میں لگانے کا حکم دیا، میں بھی سرگرم تھا۔ چودھری صاحب نے کہا، جاؤ ہما کی مدد کرو، گھر کے دوسرے کام بھی دیکھ لیا کرو۔ میں خاموشی سے کچن کی طرف چل پڑا۔ کچن میں جھانک کر دیکھا، ہما موجود نہیں تھی۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ وہ مجھے دوڑتی ہوئی اس طرف آتی دکھائی دی۔ یہ ایک اضطراری کیفیت تھی کہ میں فوراً آڑ میں ہو گیا۔ اس کا کوئی مقصد نہیں تھا، ہما نے مجھے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کچن میں داخل ہو گئی، اس نے کچن کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ میرا تجسس بڑھ گیا اور میں نے ہول سے آنکھ لگا دی۔ اندر کا منظر میرے سامنے تھا۔ چائے کی ٹرے سجی ہوئی تھی، ٹرے میں چائے کے ساتھ اورنج کا جوس کا ایک گلاس بھی نظر آ رہا تھا۔ ہما نے اپنے لباس سے کچھ نکالا اور میں نے اس چیز کو دیکھ لیا۔ ایک چھوٹی سی شیشی تھی۔ اس نے شیشی سے ہتھیلی پر کچھ انڈیلا اور پھر چٹکی سے اسے اٹھا لیا۔ اس کے بعد اس نے رخ بدل لیا اور اس کی پشت کی ہول کے سامنے آ گئی۔ البتہ کسی برتن میں چمچہ ہلانے کی آواز صاف سنائی دی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہما نے ان مشروبات میں سے کسی میں کچھ ملا دیا تھا، پتہ نہیں کس میں، چائے میں یا جوس میں، یہ کیسے پتہ چلے، لیکن کچھ ہوا تھا، کچھ ضرور ہوا تھا۔ ہما کے بارے میں میرا نظریہ پھر بدل گیا۔ جو کچھ بھی اسے کرنا تھا وہ کر چکی تھی اور اب برتن لے جانے کے لیے تیار تھی۔ میرا ذہن فوری طور پر ساتھ نہیں دے سکا تھا اور میں یہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے، لیکن ہما کے سامنے مشکوک ہونا بھی مناسب نہیں تھا۔ چنانچہ میں دروازے سے تھوڑا پیچھے ہٹ گیا اور جب ہما نے دروازہ کھولا تو اس طرح آگے بڑھا جیسے ابھی اس طرف آیا ہوں۔ اس نے مجھے چونک کر دیکھا اور بولی، خیریت، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، چودھری صاحب نے بھیجا تھا کہ تمہاری مدد کروں، لاؤ یہ برتن مجھے دو۔ وہ آہستہ سے ہنسی اور بولی، برتن اتنے وزنی نہیں ہیں، میرے پیچھے چلے آؤ۔ میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ کر رہی ہے، اس میں ماہر ہو چکی ہے، لیکن میری کیفیت اندر سے اب بھی خراب تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ چودھری صاحب اور بیگم صاحبہ کو کیسے خبردار کروں۔ ہما کے پیچھے چلتا ہوا وہاں پہنچ گیا جہاں وہ دونوں موجود تھے۔ ہما نے جوس کا گلاس چودھری صاحب کے سامنے رکھا، چائے کے برتن بیگم صاحبہ کے سامنے رکھ دیے اور اس کے بعد پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ میں سخت پریشان تھا، لیکن جلد بازی مناسب نہیں تھی۔ کر بھی کیا سکتا تھا، کیسے ہوشیار کرتا اور کیا کہتا؟ خاموشی ہی ٹھیک تھی۔ دونوں اپنے مشاغل میں مصروف ہو گئے۔ چودھری صاحب بولے، ہما میں نے جلال سے کہہ دیا ہے اس سے کچن میں بھی مدد لیا کرو اور اس کے ساتھ ہی گھر کے تمام کاموں میں بھی۔ تم تنہا سارے کام نہیں کر سکتی، میرا خیال ہے جلال تمہاری بہترین مدد کرے گا۔ جی چودھری صاحب، ہما نے پرادب لہجے میں کہا۔ جاؤ تم لوگ اپنا کام کرو، ابھی ہم لوگ یہاں دیر تک بیٹھیں گے۔ میں ہما کے ساتھ وہاں سے کچن میں آ گیا۔ اس نے کہا، چائے پیو گے؟ نہیں۔ کیا بات ہے، تمہارا چہرہ کیسا ہو رہا ہے؟ نہیں کوئی بات نہیں، ٹھیک ہوں۔ کوئی کام ہے؟ فی الحال تو کوئی کام نہیں، مجھے ضرورت ہوئی تو میں خود ہی تمہیں بتا دوں گی، کل سے پھر شروع کریں گے۔ میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن ہما نے جو کچھ کیا تھا اس کا نتیجہ دیکھنا چاہتا تھا اور اسی رات نتیجہ برآمد ہو گیا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ ہما نے کس کے لیے کیا تھا۔ چودھری صاحب کی حالت اچانک بگڑ گئی اور اس کی اطلاع بھی ہما نے ہی مجھے دی۔ چودھری صاحب پر سانس کا دورہ پڑا ہے، بڑی بری حالت ہو رہی ہے، آؤ ذرا۔ میں تیزی سے ہما کے ساتھ باہر نکل آیا۔ بیگم صاحبہ چودھری صاحب کے نزدیک ہی بیٹھی تھی اور چودھری صاحب کی حالت بری تھی۔ سانس سینے میں نہیں سما رہا تھا، حلق سے ایک بھیانک آواز نکل رہی تھی اور وہ بری طرح ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ بیگم صاحبہ کیا خیال ہے، کسی ڈاکٹر کو بلاؤں یا انہیں کسی ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے؟ میں نے پوچھا۔ اوہ میں تو پاگل ہو جاؤں گی، دماغ خراب ہو جائے گا میرا۔ نہیں، انہیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن میرے اعصاب۔ بیگم صاحبہ نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ آپ مجھے حکم دیں بیگم صاحبہ۔ کیا حکم دوں؟ کوئی علاج نہیں کرتے، سختی سے مخالفت کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو خودکشی کر لیں گے۔
अब बताओ मैं क्या करूं? ऐसी ही हालत हो जाती है, बेशक ठीक हो जाते हैं, लेकिन किसी वक्त हालत बहुत ज्यादा बिगड़ भी सकती है। चौधरी साहब को दौरा जरूर पड़ा था, लेकिन होशो हवास में थे। दोनों हाथ उठा के फूले हुए सांस के साथ बोले, तुम लोग फिक्र ना करो, ठीक हो जाऊंगा, सब कुछ आर्जी है। देखा तुमने, जाओ, बिला वजह अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं तो अरसे से ये सब कुछ देख रही हूँ, कुछ नहीं कर सकती, मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकती। बेगम साहबा की हिदायत पर मैं वहां से निकल आया। हुमा अलबत्ता वहीं रह गई, न जाने क्यों। अपने कमरे में आकर मेरे बदन पर सनसनी सी तारी होने लगी। ये तो अब मामला खुल्लम खुल्ला हो गया कि हुमा चौधरी साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है। हो सकता है ये कार्रवाई बेगम साहिबा के कहने पर हो, लेकिन अब ये मेरे इल्म में आ गई थी और इसके बाद अब मुझे ये देखना था कि हुमा चौधरी साहब को वो क्या चीज़ दे रही है जिससे उनकी ये हालत हो जाती है। ओ, इसका मतलब है कि चौधरी रियाज का खदशा बिल्कुल दुरुस्त है, मगर वो अहमक आदमी, वो खुद ही पागल था। कोई भला क्या कर सकता है उसके लिए? जमशेद आलम साहब को ये इतला देना ज़रूरी है, यकीनन उनके कानों में ये बात डालना ज़रूरी है। हुमा पूरी तरह मेरी नज़रों में मशकूक हो गई थी। हालांकि मेरे दिल के कुछ गोशे उसकी कहानी सुनने के बाद नरम हो गए थे और मैं उसके बारे में न जाने किस तरह सोचने लगा था, लेकिन उस वक्त इन हालात ने हुमा को मेरी निगाहों में बेहद मशकूक कर दिया। मुझे थोड़ा सा अफसोस भी हुआ, लेकिन कर क्या सकता था। जमशेद आलम साहब इसी सिलसिले में अगर कोई हुक्म देते तो उसकी तामील हो सकती थी। न जाने रात के कौन से हिस्से तक ये बातें सोचता रहा। सुबह को मुकर्ररा वक्त पर हुमा से मुलाकात हुई। मैंने फौरन ही चौधरी साहब की कैफियत पूछी तो वो हंसकर बोली, दौरा 1-8 घंटे का होता है, उसके बाद चौधरी साहब नॉर्मल हो जाते हैं। बिल आखिर एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब वो नॉर्मल नहीं हो सकेंगे। क्या मतलब? मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ कि मतलब बताऊँ। उस दिन चौधरी साहब दफ्तर नहीं गए, बल्कि दिन को 10 बजे के करीब मेरी उनसे मुलाकात हुई। वाकई हैरत अंगेज तौर पर वो बेहतर हालत में थे। कहने लगे, तुम्हें यहाँ कोई काम है जलाल? नहीं चौधरी साहब, आज मैं दफ्तर नहीं जाऊँगा, तुम चाबियाँ ले लो, बस दफ्तर चले जाओ, पूरे दफ्तर की सफाई कर डालो। बहुत दिन से मैं ये सोच रहा था कि एक दिन पूरे दफ्तर की सफाई कर डाली जाए। ये काम तुम्हारे लिए मुमकिन होगा या कि नहीं? क्यों नहीं चौधरी साहब, मैंने कहा, जिस वक्त भी काम से फारिग हो वापस आ जाना। मेरा आज कहीं भी निकलने का प्रोग्राम नहीं। मैंने गर्दन हिला दी और उसके बाद दफ्तर चल दिया। दफ्तर वाकई बुरी तरह गंदा हो रहा था। मैंने उसी दौरान थोड़ा बहुत काम ज़रूर किया, लेकिन एक बाकायदा ऑफिस था, उसकी सफाई करते मैं सोचने का, कैसी अजीब बात है कि इतना शानदार दफ्तर कायम किया लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता। मामलात वाकई इस कदर पुरस्रार थे कि मुझ जैसे आदमी की अकल भी चकरा कर रह गई। पुलिस का काम वाकई मुश्किल होता है और वही उलझे हुए मामलात को सुलझाने की अहलियत रखती है। बड़े हालनुमा कमरे की मैंने मुकम्मल सफाई कर डाली, जिसमें मेज़ें वगैरह पड़ी थी। तमाम मेज़ों की दराजें खोल कर देखी, बहुत से सादा कागजात पड़े थे और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो काबिल तवज्जो होती। फिर चौधरी साहब के कैबिन में दाखिल हो गया। दफ्तर की सफाई शुरू करने से पहले दफातन मेरी निगाह लोहे की उस अलमारी पर पड़ी जो थोड़ी सी खुली नजर आ रही थी। न जाने क्यों मेरे जहन में तजस्सुस जागा। मैंने उस अलमारी का हैंडल पकड़कर खींचा तो वो खुल गई। उससे पहले मैंने कभी इस तरह तवज्जो नहीं दी थी। न जाने चौधरी साहब इसे खुला रखते या बंद रहती। अलमारी में अलबत्ता बहुत से फाइलें और कागजात रखे थे। यकीनन सारा रिकॉर्ड समेट कर इस अलमारी में मुंतकिल कर दिया गया था। इस अलमारी के मुख्तलिफ हिस्से थे। मेरी तवज्जो खुसूसन उस हिस्से की जानिब गई जो तिजोरी कहलाता था। उसको खोलकर देखा तो उसमें एक ब्राउन रंग का लिफाफा रखा हुआ था। उसके अलावा उस तिजोरी में और कुछ नहीं था। मैंने लिफाफे को निकाल लिया और उसमें रखे कागजात देखने लगा। ये काम मेरी अपनी लाइन का था, इसलिए उसे समझने में मुझे ज़रा भी उलझन न हुई। कागजात में बैंक की स्टेटमेंट्स भी शामिल थीं और ये मुख्तलिफ बैंकों के थे और इनमें जो रकूमात लिखी गईं वो नाकाबिले यकीन थीं। बड़ी बड़ी रकमें जिनकी मालियत बेपनाह हो जाती। मैंने हैरानी से आंखें फाड़ी। ये स्टेटमेंट्स चौधरी साहब ही के थे। मैंने उन पर पड़ी हुई तारीखें देखी और मज़ीद हैरान हो गया, क्योंकि ये तारीखें ज़्यादा पुरानी नहीं थी। लेकिन ये सब क्या है? अगर चौधरी साहब के असासे इतने हैं तो फिर वो दिवालिया कैसे हो गए? सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने ये तमाम कागजात देखने के बाद उन एहतियात से उनकी जगह रख दिया। कुछ और कागजात भी थे जो टाइप शुदा थे। मैंने उन्हें देखा और मज़ीद हैरत का शिकार हो गया। उन कागजात में कुछ शेयर्स की तफसीलात थीं और जो सबसे बड़ी हैरान कुन बात थी कि वो बेगम साहिबा के अपने असासों की तफसीलात भी इनमें दर्ज थीं। तारीखें ज़्यादा पुरानी नहीं थीं और ये तफसीलात गालिबन कुछ कागजात की नकूल की शक्ल में थीं, क्योंकि ये सब फ़ोटो कापीज़ थीं। मैं अहमकों की तरह ये तमाम चीज़ें देखता रहा और मेरी उलझनों में बेपनाह इजाफा हो गया। इन कागजात की रूह से तो बेगम साहिबा बेहद दौलतमंद खातून थीं।
और चौधरी रियाज की दौलत की तो कोई हद ही न थी। लेकिन फिर ये सब कुछ जबकि तारीखें उन्हें ताज़ा तफसीलात की शक्ल में पेश कर रही थी। मैंने तिजोरी बंद करने के बाद अलमारी बंद कर दी और किसी ख्याल में डूब गया। लेकिन अभी ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि अचानक ही बड़े दरवाजे से चौधरी रियाज अंदर दाखिल हुए और तीर की तरह मेरी जानिब लपके। इससे पहले मैंने उनके अंदाज में इस कदर फुर्ती नहीं देखी थी। अंदर आते ही वो मुझे मशकूक निगाहों से देखने लगे। मैंने हैरानी से मुंह खोल कर कहा, आप चौधरी साहब, आपको तो ऑफिस नहीं आना था आज? हाँ, कुछ काम था, कुछ कागजात है जिन्हें देखना था, मजबूरी की वजह से आना पड़ा, चौधरी साहब ने आवाज़ पर काबू पाते हुए कहा और फिर मेरी तरफ देखकर बोले, तुमने अभी तक दफ्तर की सफाई ख़त्म नहीं की? बाहर के कमरे की सफाई ख़त्म की है, अभी तो अंदर दाखिल हुआ हूँ। अरे यहाँ कोई सफाई वगैरह तो नहीं की तुमने? अभी कहाँ चौधरी साहब, लेकिन आप थोड़ा वक्त दे दें, मैं सफाई कर लूँगा। नहीं, तुम बाहर जाओ, बाहर रुको, मेरे कमरे की सफाई बाद में कर लेना। मुझे याद नहीं रहा था कि मैं कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ गया हूँ। मेरा ख्याल है पिछले दिन इस अलमारी को खोलकर देखा तो नहीं तुमने? उन्होंने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा और मैं दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा करने लगा कि चंद लम्हे कबल मैंने अलमारी बंद की थी। नहीं चौधरी साहब, मैं तो अभी दफ्तर में दाखिल हुआ हूँ, ये अलमारी तो लॉक है शायद। नहीं, शायद खुली रह गई है, ज़रा देखो तो, उन्होंने कहा और मैंने अलमारी के हैंडल पर हाथ रख कर उसे खोला। जी हाँ, खुली हुई है। चलो ठीक है, इत्तेफाक से इसकी चाबी मैं अपने साथ नहीं लाया। खैर तुम बाहर रुको, चौधरी साहब ने कहा और मैं बाहर निकल आया। मेरा जहन साएं साएं कर रहा था। चौधरी की मशकूक कैफियत बताती थी कि अचानक ही उन्हें अलमारी खुली रह जाने का एहसास हुआ और वो बीमारी के आलम में इधर दौड़ पड़े। लेकिन अब सूरत हाल मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई थी। यह नया इंकशाफ था। दो बातें जमा हो गई थी और मुझे जमशेद आलम साहब को ये तफसीलात ज़रूर बतानी थी। मैं बाहर आकर बैठ गया। कुछ देर के बाद चौधरी साहब भी वापस आए और बोले, आओ, चल रहे हो घर? जो हुक्म आपका, अगर आप इजाज़त दें तो दफ्तर साफ़ कर लूँ। अरे भाई रहने दो आज, बस मैं तो यूं ही आ गया। एक कागज़ देखना था खसूसी तौर पर, उसे देख लिया। चलो वापस चलते हैं। आप गाड़ी लाए हैं? तो और कौन लाता, चौधरी साहब ने जवाब दिया और मैं उनके साथ बाहर निकल आया। कुछ देर के बाद हम घर पहुंच गए। चौधरी साहब को गालिबन इत्मीनान हो गया था कि मैंने उनकी अलमारी को खोलकर नहीं देखा था और यकीनन वो उसी अलमारी की वजह से भाग कर आए थे। घर वापस आने के बाद मुझे बाहर जाने का मौका न मिल सका और मैं जमशेद आलम के पास नहीं जा सका। बेगम साहिबा के कमरे की सफाई की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हुमा भी मेरे साथ थी और कुछ शगुफ्ता सी नजर आ रही थी। तुम बड़े बाहिम्मत इंसान नजर आते हो। क्यों? इन हालात में भी गुजारा कर रहे हो जबकि तुम्हारी तनख्वाह का मामला भी खटाई में पड़ गया है। एक आध महीने तो देखना होगा। चौधरी साहब ने मुलाजिम रखा है मुझे। बात ना बनी तो देखा जाएगा, वक्त तो गुजर ही रहा है। और कोई नहीं है तुम्हारा? कोई तो होगा, वो बोली। क्या बात है, आज मुझसे बातें करते हुए तुम्हें डर नहीं लग रहा? तुम्हें मेरी खामोशी से शिकायत थी ना, बस मैंने हिम्मत कर ली है। आखिर इंसान हूँ, मालिकों की बातें दूसरों से नहीं कहूँगी, लेकिन जुबान पर ताले तो नहीं लगाए जा सकते। ओ, इसका मतलब है तुमने ऐलान बगावत कर दिया, मैंने कहा और वो हंसकर खामोश हो गई। सफाई करते हुए मुझे बेगम साहबा के कमरे से एक छोटी सी शीशी मिली जिसमें नन्ही नन्ही गोलियां भरी थी। मैं चौंक पड़ा। मैंने किसी ख्याल के तहत शीशी अपने लिबास में छुपा ली और काम में मसरूफ़ हो गया। दिल में ख्याल आया कि मुमकिन है ये वही शीशी हो जो किचन में हुमा के पास थी। हुमा को इसका इल्म नहीं हो सका। उस रात खाने के बाद भी हुमा देर तक मेरे पास बैठी रही। उसने मुझसे मेरी पसंद के खानों के बारे में भी पूछा था। दूसरे दिन मैंने खुसूसी तौर पर जमशेद आलम से मुलाकात का वक्त निकाला। चौधरी साहब को दफ्तर पहुंचाने के बाद मैंने कहा, चौधरी साहब कोई काम ना हो तो मुझे 2-3 घंटे के लिए छुट्टी दे दें। हाँ चले जाओ, कोई काम है? जी चौधरी साहब, कुछ लोगों से मिलूंगा। ज़रूर जाओ, हारून अहमद से मुलाकात होगी, उन्होंने कहा। नहीं चौधरी साहब, वहाँ से तो जब हुक्म मिलेगा तभी जाऊँगा। हाँ जाओ, कोई बात नहीं, चौधरी साहब ने कहा और मैंने कार की चाबी उनके हवाले कर दी। पहले मैं एक केमिस्ट के पास पहुंचा। उसे शीशी दिखाकर मैंने कहा, ज़रा देखिए भाई साहब, ये दवाई कौन सी है? मैंने डॉक्टर के पर्चे के मुताबिक मंगवाई थी, मगर मेरी बीवी कहती है ये वो दवा नहीं जो वो पहले इस्तेमाल करती थी। केमिस्ट ने शीशी लेकर उसे देखा, एक गोली निकाल कर चेक की, फिर बोला, ये लो ब्लड प्रेशर के लिए है मगर बहुत हाई पोटेंसी की है। डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करना। तुम्हारी बीवी को ब्लड प्रेशर रहता है ना? जी हाँ, मैंने जवाब दिया। तब फिर दवा ठीक है, केमिस्ट ने कहा और मैं वहाँ से वापस पलट आया। मगर बात कुछ समझ में नहीं आई। अगर चौधरी को ये गोलियाँ दी जा रही थी तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ना चाहिए था। सांस का मर्ज उसे क्यों लाक हो गया? हो सकता है कि उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हों।
जमशेद आलम साहब इसके बारे में सही तहकीक कर सकते हैं। जमशेद आलम को तलाश करना पड़ा। मुझे देखकर हमेशा खुश होते थे। बोले, जनाब अली सुनाइए कोई अहम बात। इसका फैसला तो आप ही कर सकते हैं जमशेद साहब, मैं तफसील बता देता हूँ, मैंने कहा और तमाम रिपोर्ट जमशेद साहब को दे दी। वो हैरान रह गए। फिर उनके चेहरे पर अजीब सी चमक आई और वो बोले, और तुम कहते हो कि तुम कुछ नहीं कर रहे। ज़बरदस्त कारनामा अंजाम दिया है तुमने। तुम्हारी रिपोर्ट की रोशनी में आगे बढ़ने का मौका मिला। ये सब कुछ हैरान कुन है। गाड़ी के ब्रेक खुद ब खुद तो फेल नहीं हुए होंगे, और फ़र्ज़ करो अगर ऐसा हो भी जाता तो हुमा तुम्हें होशियार क्यों करती। उस लड़की का किरदार वाकई बेहद पुरस्कार और ख़तरनाक है। मेरा ख्याल है उस पर नज़र रखो और उससे ज़्यादा करीब होने की कोशिश करो, उससे बहुत कुछ मालूम होगा। और हाँ, उस शीशी से कुछ गोलियां मैं निकाले लेता हूँ। मैं तुम्हारी तमाम रिपोर्ट पर तहकीकात करूँगा। तुम बस आंखें खुली रखो और अपनी हिफाजत भी करो। जमशेद आलम को ये रिपोर्ट देकर मैं मुतमईन हो गया। फिर उसी दिन वापस आने के बाद मैंने मौका पाते ही वो शीशी की उसी की जगह रख दी। हुमा के अंदाज में जो तब्दीली रुनमा हुई थी उससे मुझे हैरत भी हो रही थी और मैं मशकूक भी था। उसने कहा कि मैंने तुम्हारी पसंद का खाना पकाया है। मैंने कहा, उसमें जहर तो नहीं? मैंने कहा, और वो एकदम हैरानी से मेरी तरफ देखने लगी। मैं समझी नहीं। मैं तुम पर हैरान हूँ हुमा। क्यों? तुम्हारे अंदर इस माहौल से बगावत का अचानक पैदा होना और तुम्हें पूरी आज़ादी भी मिल गई, इसके पसे पर्दा कोई राज तो नहीं? उसने अफसरदगी से कहा, क्या राज हो सकता है? माफ़ करना, उस दिन तुमने सच्चा ख्वाब देखा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ तो फिर? और ना सिर्फ चौधरी साहब बल्कि मैं भी बच गया। इस गलती का अजाला तो तुम्हें करना चाहिए, मैंने कहा, और हुमा मेरे अल्फाज समझने की कोशिश करने लगी। वैसे मैंने ये अंदाज़ा ज़रूर लगा लिया कि हुमा मेरे इस सवाल पर अचानक हैरान नहीं बल्कि अफसरदा हुई थी। हुमा ने एक ठंडी सांस ली और गर्दन झुका ली। मैंने उसकी आंखों से आंसू निकलते देखे। फिर उसने मेरे सामने रखे खाने से नवाला तोड़ा और उस खाने को खुद खाने लगी। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। अरे हुमा, माफ़ करना। हुमा सॉरी भाई, मजाक का बुरा मान गई। हुमा ने कोई जवाब न दिया। उसने काफ़ी खाना मेरे सामने खाया और मुसलसल रोती रही। मैं उससे माजरतें करता रहा। फिर उसने बाकी खाना उठाया और बाहर निकल गई। मैं सकते के आलम में उसे देखता रह गया। जाने क्यों हुमा के इस अंदाज में मुझे एक अजीब सी कैफियत महसूस हुई। रात काफ़ी गुजर गई। बहुत देर तक मैं इस बारे में सोचता रहा। उसके बाद हुमा नज़र नहीं आई। रात काफ़ी गुजर गई। मुझे हंसी भी आ रही थी। इस सवाल ने तो मुझे भूखा मार दिया था और सुबह को जागा तो सख्त भूख लग रही थी। बावर्ची खाने में पहुंचा। हुमा मामूल के मुताबिक मसरूफ़ थी। मैंने हंसकर कहा, मेरी सज़ा पूरी हो गई या नहीं? उसने मुझे निगाहें उठाकर देखा मगर मुंह से कुछ ना बोली। मैंने फिर कहा, मैं भूखा हूँ। उसने आहिस्ता से कहा, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा, मुझे खाना दो। किचन में सारी चीज़ें जहर आलूद नहीं होंगी, अपनी पसंद से जो चाहे ले लो। उसने कहा। ओहो, मैंने मजाक किया था, आइंदा नहीं करूँगा। पराठा बना दूँ? बना दो, मैंने कहा, और वो खामोशी से काम में लग गई। फिर उसने नाश्ता मेरे सामने रख दिया। मैं खाने में मसरूफ़ हो गया। पेट भर कर उठते हुए मैंने कहा, मैं चलता हूँ, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। चौधरी साहब बिल्कुल खैरियत से थे। दफ्तर पहुँचकर बोले, आज तुम मेरे कमरे की सफाई कर दो, मुझे कुछ बाहर के काम करने हैं, दोपहर तक वापस आ जाऊँगा। आप गाड़ी ले जाएंगे चौधरी साहब? हाँ, कोई हर्ज नहीं। वो चले गए। अलमारी बंद थी मगर मुझे अब उससे कोई दिलचस्पी नहीं थी। कमरे की सफाई कर दी। फिर चौधरी साहब वापस आ गए और उसके बाद कोठी पहुंच गए। बेगम साहिबा की तबीयत कुछ ख़राब थी। चौधरी साहब रात तक बाहर नहीं निकले। दूसरे और तीसरे दिन भी बेगम साहिबा की तबीयत ठीक ना हुई। दोपहर को चौधरी साहब ने कहा, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वापसी में हमें देर हो सकती है, तुम लोग फिक्र न करना। उस दिन भी चौधरी साहब खुद ही गाड़ी ले गए। बेगम साहिबा कुछ ज़्यादा बीमार थी क्योंकि पिछली सीट पर लेट कर गई थी। गाड़ी बाहर निकल गई तो मैं गेट बंद करके वापस पलटा। हुमा मौजूद थी। वैसे वो उस दौरान मुझसे खिंची रही थी। मैंने खुद ही उससे 2-3 बार बात करने की कोशिश की और उसने ज़रूरत से ज़्यादा जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं भी पीछे हट गया। उस दिन शाम तक उससे कोई बात ना हुई। शाम की चाय लेकर ही वो मेरे कमरे में आई थी। चाय रखकर वो रुकी, मुझे देखा, फिर बोली, कुछ और चाहिए? मैंने नरमी से कहा, नहीं शुक्रिया। वो फिर भी वापस नहीं गई और खड़ी रही। मैंने चौंक कर कहा, बैठो हुमा, मुझसे कोई काम तो नहीं? हाँ, काम तो है। अच्छा तो बैठो प्लीज़, मैंने खुश इखलाक़ी से कहा और वो बैठ गई। मुझे तुमसे शिकायत है जलाल, उसने कहा। मुझे अफसोस है अगर उस दिन की बात का, तो मैं तुमसे माफ़ी मांग चुका हूँ मगर तुमने मुझे माफ़ नहीं किया। तुमने जलाल मुझे शदीद दुख पहुँचाया था। ऐसी बात कही थी तुमने कि
कि तुम्हारे बारे में मेरे तस्वुरात के सारे बुत टूट गए। जलाल, मैं अपनी सतह से बहुत नीचे गिरकर आज तुमसे कुछ बात कर रही हूँ। इसके बाद मैं खुद को बहुत हकीर, बहुत पस्त समझूंगी। मेरा दिल आखिरी फैसला कर चुका है जलाल, मैं बहुत पक गई हूँ। शायद इससे ज़्यादा मेरी क़ुव्वत बर्दाश्त मेरा साथ न दे सके। मैं खामोश रही जलाल तो न जाने क्या होगा। अगर तुम मुझे इस काबिल समझती हो हुमा तो जो दिल चाहे कहो। शायद मेरे बारे में तुम्हारा फैसला बदल जाए। जो कुछ मैं तुम्हें बताऊंगी जलाल, हर खदशे से बेनियाज होकर बताऊंगी। नतीजा कुछ भी निकले परवाह नहीं, आखिर कुछ नतीजा तो निकले, कुछ तो हो। तो फिर सोचो मत, बोलती रहो। मुझे एक बात का जवाब दो, इस घर के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं हैरान हूँ, ये दोनों मियाँ बीवी अनोखे हैं, इतने अजीब कि तुम यकीन नहीं करोगे, और मैं इनके दरमियान रहकर ज़हनी मरीज़ बनती जा रही हूँ। तुम्हें कोई नुकसान हो या ना हो, मेरे दिमाग की शरेनें ज़रूर फट जाएंगी। मैं तुम्हें अपने बारे में जो कुछ बता चुकी वो सही है। मैं लवारिस हूँ। यहाँ नौकरी मुझे इसलिए पसंद आई कि मैं दुनिया की बुरी निगाहों से महफूज हूँ। मैं यहाँ बहुत खुश थी, लेकिन हुमा, मैं हर हालत में तुम्हारा दोस्त हूँ। कुछ कहते हुए हर खौफ को जहन से निकाल दो, मुझसे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। वो बोली, मैं इस भयानक माहौल से, इस कातिल माहौल से निकलना चाहती हूँ जलाल। न जाने क्यों मुझे लगता है जैसे मुझे कुछ हो जाएगा, और कुछ नहीं तो मैं कानून के जाल में ज़रूर फंस जाऊंगी। ये लोग ज़रूर मुझे फांसी चढ़वा देंगे। जलाल, मैं सब बताऊंगी तुम्हें, सब कुछ। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। जलाल, यहाँ का माहौल बहुत खौफनाक है। बेगम साहिबा चौधरी साहब की मौत चाहती हैं। वो एक ना एक दिन उन्हें ज़रूर मार डालेंगी। वो मार देंगी, उन्हें हलाक कर देंगी। कैसे? मैंने संभल कर पूछा, और हुमा ने आंखें बंद कर लीं। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। कुछ देर के बाद उसने आंखें बंद किए कहा, यहाँ नौकरी करने के बाद कुछ दिन तक तो सब ठीक रहा, बल्कि ठीक मैं खुश भी थी। फिर बेगम साहब ने चौधरी साहब में कीड़े निकालने शुरू कर दिए। उनके सामने वो हमेशा ठीक रहती हैं, लेकिन उनके पीछे तरह तरह की उनके बारे में बातें करती हैं। मैं तुम्हें वो बातें नहीं बता सकती। एक दिन उन्होंने मुझे कहा, हुमा, तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। मैंने मान लिया, इकरार कर लिया। तो उन्होंने मुझे एक शीशी देकर कहा कि हफ्ते में 3 दिन एक एक गोली बड़ी एहतियात और खामोशी से चौधरी साहब के मशरूबात में शामिल कर दिया करो। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की कि मुझे खौफजदा किया कि मैं बयान नहीं कर सकती। मैं दहशत ज़दा हो गई, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत की। मैंने चौधरी साहब को ये बात बता दी। मैं उछल पड़ा। हाँ, पहली गोली देने से पहले ये बात बता दी। चौधरी साहब ने उनमें से 2 गोलियां मुझसे ले लीं और कहा कि बेगम साहिबा को यही बताऊं कि मैं गोलियां उन्हें इस्तेमाल करा रही हूं। फिर जलाल, उन्होंने मुझे बताया कि वो जहरीली गोलियां हैं, स्लो पॉइजन, जिससे आहिस्ता आहिस्ता उनकी सेहत ख़राब हो जाएगी और नतीजा उनकी मौत होगा। मैं लरस गई। चौधरी साहब बोले, मैं उसे दीवानों की तरह चाहता हूँ हुमा। मुझे इस बात की तवक्को नहीं थी। मेरी ज़िंदगी, उसका मकसद उसकी ज़िंदगी है। मैं जानता हूँ उसे अब क्या एहसास है। मुझसे उसकी तवक्कुआत पूरी नहीं हुई। मेरा कारोबार तबाह हो गया। मेरे पास दौलत नहीं रही, लेकिन मेरा अज़म है, मैं उसे इतनी दौलत कमा कर दूंगा कि उसे संभाली न जाए, और फिर वो अपने आप पर शर्मिंदा होगी। मेरी आरजू है कि वो खुश रहे, तंदुरुस्त रहे। मुझसे जो भी बन पड़ा उसकी खिदमत करूंगा। तुम एक काम करो हुमा। मैंने पूछा, क्या चौधरी साहब? देखो, ये इसी अंदाज की, इसी रंग की गोलियां हैं। ये शीशियां अपने पास रख लो। उसकी हिदायत के मुताबिक मुझे उसमें से गोली देती रहो। ये गोलियां बेज़रर हैं और विटामिन की हैं। इनसे मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो जब भी तुम्हें नई शीशी दे मुझे बता दो, और मैं उसे इन गोलियों में बदलता रहूँगा। मैं बस इतना चाहता हूँ कि उसके लिए दौलत इकट्ठी कर लूँ। अलबत्ता तुम अगर मेरी ज़िंदगी चाहती हो तो मुझे उसके इक़दामात से आगाह करती रहा करो। चौधरी साहब फरिश्ता सिर्फ इंसान हैं। वो बीवी के हाथों उसकी दानिस्त में जहर खा रहे हैं, मगर उसे अमृत दे रहे हैं। उसके खाने पीने का ख्याल रखते हैं। चौधरी साहब की हालत कभी कभी बहुत ख़राब हो जाती है। उनकी ये कैफियत कितने दिनों से है? मैंने पूछा। मुझे वो सुबह याद आ गई जब मैंने किचन में हुमा की कारस्तानी देखी थी। हुमा जज्बाती और अफसरदा होने के बावजूद मुस्कुरा दी। उसने कहा, चौधरी साहब बेहद चालाक इंसान हैं। वो किसी ज़माने में फिल्मी अदाकार भी रह चुके हैं। इन गोलियों के इस्तेमाल के बाद से उन्होंने ज़बरदस्त डाइटिंग शुरू कर रखी है। सिर्फ जूस पीते हैं और विटामिन खाते हैं, और कभी उन पर मसनूई दौरे पड़ते हैं। उन्होंने डाइटिंग करके अपनी सेहत कम की है ताकि बेगम साहिबा ये समझें कि उनकी गोलियां उन पर असर कर रही हैं, वरना वो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। वो सिर्फ बीमार होने की अदाकारी करते हैं और मुझसे अपनी अदाकारी के बारे में पूछते हैं।
ओह मेरे खुदा, क्या बेगम साहिबा को शुबा नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। कमाल है, मगर चौधरी साहब ने बेगम साहिबा को समझाया नहीं? पता नहीं, बेगम साहिबा का कहना है कि चौधरी साहब बेहद शातिर इंसान हैं। उनका कारोबार तबाह नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने उसे फरोख्त करके अपनी दौलत छुपा दी है। बस अपनी गडोल महफूज रखी है ताकि बेगम साहिबा की दौलत हड़प करके अपने कारोबार को असर-ए-नौ शुरू कर सकें। बेगम साहिबा के पास दौलत है ये तो अल्लाह जाने, लेकिन कई बार उनके फ़ोन आए हैं जिन पर होने वाली गुफ्तगू से अंदाज़ा होता है कि उन्होंने भी अपनी दौलत अंडरग्राउंड कर रखी है। ये गाड़ी का क्या किस्सा था? मैंने पूछा। बेगम साहिबा कई बार तशवीश का इजहार कर चुकी हैं कि कहीं ड्राइविंग करते हुए चौधरी साहब को दौरा ना पड़ जाए। ऐसी हालत में कीमती गाड़ी तबाह हो सकती है। वो कोई पुरानी गाड़ी खरीदना चाहती थी। तुम्हारी मुखालफत भी उन्होंने इसीलिए की कि ये चांस तुम्हारी वजह से हाथ से निकल गया। फिर उन्होंने कहा तुम भी जहन्नम में जाओ। जाते ही नहीं तो वो क्या कर सकती हैं? गुड, तो फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। उन्होंने डॉटसन में कुछ किया था, मैंने इत्तेफाक से देख लिया। मैं ये तो नहीं जानती कि उन्होंने क्या किया, लेकिन वो गाड़ी के नीचे से निकली थी। उनके हाथ में औजार थे और हाथ काले हो रहे थे। इसके अलावा छुप छुप कर वापस आई थी। इस पर मुझे शक हो गया और मैंने तुम्हें बता दिया। तुमने बेशक उस दिन हम दोनों की जान बचाई, मगर तुम्हारे ख्याल में चौधरी साहब बेवकूफ़ नहीं है? तुम देखते रहो, उसके बावजूद वो दीवानों की तरह उस औरत को चाहते हैं। उम्दा से उम्दा लिबास खरीदते हैं उसके लिए, आला से आला खिलाते हैं, उनकी सेहत के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं। हालांकि बेगम साहिबा को अपने मोटापे का शदीद एहसास है, और ये सच है कि बहुत मुख्तसर अरसे में उनका वज़न बेपनाह बढ़ गया है। वज़न की वजह से उन्हें हाई ब्लड प्रेशर होना चाहिए। क्या वो ब्लड प्रेशर की मरीज़ा हैं? कतई नहीं। उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, मगर वो दवाओं से बहुत घबराती हैं। सिवाय वज़न कम करने की गोलियों के और कुछ नहीं खाती। ओह, क्या वो वज़न कम करने की गोलियां इस्तेमाल करती हैं? हाँ, अपनी दानिस्त में। क्या मतलब? डॉक्टर के मशवरे से उन्होंने वज़न कम करने की गोलियां खानी शुरू की, मगर चौधरी साहब ने ये गोलियां भी मुझसे बदलवा दी। क्या मतलब? उन्हें बेगम साहिबा इसी अंदाज में पसंद हैं। वो उन्हें ताकत की गोलियां इस्तेमाल कराते हैं। बेगम साहिबा वज़न कम करने की गोलियां मंगवाती हैं, मगर चौधरी साहब उन्हें सिर्फ ताकत की गोलियां खिलाते हैं। मैं सोच में डूब गया। केमिस्ट ने मुझे बताया था कि वो गोलियां जब मैं बेगम साहिबा के कमरे से ले गया था, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए हैं, जबकि बेगम साहिबा को हाई ब्लड प्रेशर था। मेरे ख्याल में तो वो गोलियां बेगम साहिबा के लिए ख़तरनाक हो सकती थी। हुमा ने मेरे ख्यालात का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। वो बोली, बेगम साहिबा ने एक एक करके तमाम मुलाजमीन निकाल दिए। उनका कहना था कि इन हालात में वो उनके अखराजात की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तुम्हारी तरफ से वो तशवीश का शिकार हो गई थी। क्या कहती थी? यही कि ये शख्स उनके रास्ते में दुश्वारियां पैदा करेगा। मुझे सख्ती से मना किया था कि मैं तुमसे राब्ता न रखूं। फिर तुमने बगावत की? मैंने मुस्कुरा कर कहा। नहीं, मेरी इतनी जुर्रत कहाँ। क्या मतलब? मुझे हुक्म मिला था। क्या हुक्म मिला था हुमा? यही कि अब तुमसे दोस्ती करूं, अंदर से तुम्हारा जायज़ा लूं, ये पता चलाऊं कि तुम हमारे काम के हो सकते हो या नहीं। ओह अच्छा, वो मुझसे कोई काम लेना चाहती हैं? शायद। उन्होंने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन उनका ख्याल था कि तुम उनके रास्ते में मुश्किल बन सकते हो। अगर कुछ रकम देकर तुम्हें भी साथ शामिल कर लिया जाए तो काम आसान हो जाए, मगर वो इसमें जल्दबाजी नहीं करना चाहती। उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि पहले मैं तुमसे कुर्बत हासिल करूं, तुमसे तुम्हारे माजी के बारे में पूछूं, ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करूं कि तुम लालच में आ सकते हो या नहीं। और बेधड़क कहो हुमा, मैं तुम्हें राजदारी का यकीन दिला चुका हूं, और तुम्हारे इस एतमाद से मेरे दिल में तुम्हारा एहतराम भी पैदा हो गया। और क्या कहा था हुमा? उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे दिल में मोहब्बत पैदा करूं। ये भी कहा था उन्होंने कि अगर तुम बेगम साहिबा के मददगार बन जाओ तो वो अपने मकसद को हासिल करने के बाद हम दोनों को यकजा कर देंगी। हैं? मैंने मुंह फाड़ कर कहा। हुमा ने निगाहें झुका लीं। उसके चेहरे पर न जाने कैसी मिलीजुली कैफियत नजर आ रही थी। ये उनका कहना था जलाल, ये बड़े लोग गरीबों को अपना खिलौना समझते हैं। वो सोचते हैं कि उनका सोचा पत्थर की लकीर होता है। वो जो कुछ कर सकते हैं वो किसी और के लिए मुमकिन नहीं हो सकता। अच्छा, तो तुमने उनकी हिदायत पर अमल नहीं किया हुमा? मैंने शरारत से मुस्कुराते कहा। किया था? उसने पूछा। मुझसे तो आज तक तुमने ऐसा रवैया ही नहीं इख्तियार किया। ये सब कुछ किसी के कहने से हो सकता है जलाल? दिल तो हर इंसान का यकसा होता है। और जलाल, अब ये सब कुछ तुम्हें बताकर तो मैं अब कुछ और ही करना चाहती हूँ। मैं अब उनकी आलाकार नहीं बन सकती। मैंने फ़ैसला कर लिया है जलाल, खुदा की कसम, मैंने फ़ैसला कर लिया। क्या फ़ैसला हुमा?
सारे हालात तुम्हें बता चुकी हूँ। तुम भी इन वाकयात से लाइल्म नहीं रहे, मेरा दिल भी हल्का हो गया। तुमने मुझसे ऐसी बात की, हालांकि मैं उनसे ज़्यादा तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद थी। मैं सोचती थी कि कहीं बेगम साहिबा अपनी साजिश की तकमील करते हुए तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दें। सबके अपने अपने रिश्ते होते हैं, कौन किसके लिए क्या होता है कोई दूसरा तो नहीं जान सकता। बेगम साहिबा खुद को न जाने क्या समझती हैं, मैं भी तो इंसान हूँ। बेशक हमारे दरमियान इन तमाम बातों से अलग रिश्ता है ना? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। वो चौंक पड़ी, फिर उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया, फिर उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। मैंने आगे बढ़कर उसके शाने पर हाथ रखा और फिर उसके दुपट्टे से उसके आंसू खुश्क करने लगा। फिर मैंने कहा, इससे पहले ये रिश्ता था या नहीं हुमा, लेकिन आज ये रिश्ता कायम हो गया, हमेशा हमेशा के लिए। और हुमा, तुमने जो फैसला किया वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जो फैसला किया वो ये है कि अब मैं बाकी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारूंगा। तुम मज़ीद कुछ ना कहना। हुमा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरी आरज़ू हो। मैं यहाँ से निकलना होगा जलाल, हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ कुछ ज़रूर हो जाएगा, हम फंस जाएंगे। मैं भी तुमसे यही कहना चाहती थी, यहाँ से निकल चलो जलाल। ये दुनिया बहुत बड़ी है, हमें कोई ठिकाना ज़रूर मिल जाएगा, हम तलाश कर लेंगे। क्यों नहीं उमा, लेकिन तुम्हारा इरादा क्या है? पहले मैं तुम्हें ये सब कुछ बताकर यहाँ से चले जाना चाहती थी। तुमसे भी यही कहना चाहती थी कि ये नौकरी छोड़ दो, ये ख़तरनाक है, मगर अब हम यहाँ से चलेंगे खामोशी से। हाँ, ये इससे ज़्यादा ख़तरनाक होगा। वो हम पर कोई भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं, चोरी का, डाका ज़नी का। बेगम साहिबा अपनी साजिश पर फौरी अमल करके कह सकती हैं कि उनके मुलाजिम ये करके भाग गए और दौलत ले गए। तुमने ये नहीं सोचा? मेरे इन अल्फाज पर हुमा का रंग पीला पड़ गया। उसने कहा, हाँ, मैंने ये नहीं सोचा था। उस वक्त तो सिर्फ मैं थी। अब क्या करें जलाल, मुझे कुछ सोचने का मौका दो। मैंने कहा। वो हुमा खामोश हो गई। उसके चेहरे के रंग बदल रहे थे और फिर वो बिल्कुल पुरसुकून हो गई। मेरे दिमाग में अजीब से ख्यालात थे। अब मुझे क्या करना चाहिए? दिलो दिमाग तहबाला हो गए थे। बड़ी पुरस्रार कहानी थी जमशेद आलम साहब के ख्याल के एन मुताबिक, चंद उलझनों के साथ जिन्हें सुलझाने की अहलियत नहीं रखता था। इसकी कुदरत वक्त को हासिल थी और वक्त के लिए कोई फैसला मुश्किल नहीं होता। रात हो गई। कोई 9 बजे चौधरी साहब का फ़ोन मौसूल हुआ। आवाज़ घबराई हुई थी, जलाल फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचो, बेगम साहिबा को हार्ट अटैक हुआ है, वो इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में है, जल्दी आ जाओ। हुमा को सूरत हाल बताकर मैं चल पड़ा। चौधरी साहब के बताए हुए हॉस्पिटल पहुंचा तो चौधरी साहब पागल हो रहे थे। अचानक दौरा पड़ा था, हालत ख़राब हो रही थी। डॉक्टर कुछ बता ही नहीं रहे थे, न जाने क्या हो गया। मगर फिर डॉक्टर ने बताया हार्ट अटैक के साथ बेगम साहिबा को ब्रेन हेमरेज भी हो गया था और वो जिंदा न बच सकी। चौधरी साहब पछाड़े खाने लगे, मगर मेरी जिम्मेदारी कुछ और थी। मैंने फ़ौरन ही टैक्सी पकड़ी और ये मेरी खुशकिस्मती कि जमशेद साहब को तलाश करने में ज़्यादा दिक्कत न हुई। एक शातिर को मौत हो गई जमशेद साहब, मैंने इतला दी। क्या हुआ? वो चौंक कर बोले और मैंने उन्हें बेगम साहिबा की मौत की इतला दे दी। इसके बाद उन्हें मुख्तसर अल्फाज में पूरी कहानी सुनाई। खसूसी तौर से मैंने लो ब्लड प्रेशर की उन गोलियों का जिक्र किया था। ओह, बिल्कुल दुरुस्त कहा तुमने। वो दोनों बिसात बिछाए हुए थे और अपने अपने मोहरे चल रहे थे। चौधरी कामयाब हो गया और होना भी चाहिए था। उसे एक बीवी का तजुर्बा ज़्यादा था। मेरा मतलब है बेगम साहिबा ने सिर्फ 2 शिकार किए थे, जबकि वो खुद चौधरी साहब का चौथा शिकार थी। अच्छा तुम रुको, मैं हारून अहमद साहब से बात कर लूँ। जमशेद साहब फ़ोन पर देर तक हारून अहमद से बातें करते रहे। फिर फ़ोन बंद करके उन्होंने मुझसे कहा, तुम हॉस्पिटल वापस जाओ। चौधरी को शुबा न होने पाए कि हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। चौधरी ने वाकई उन लोगों से खूब मेहनत कराई थी। बमुश्किल तमाम वो बेगम साहिबा का पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार हुआ। बेगम साहिबा के सिस्टम पर ब्लड प्रेशर तेज़ तरीन कर देने वाले एक दवा का असर पाया गया था और जाहिर है ये उनके लिए मुज़िर थी, क्योंकि वो पहले ही हाई ब्लड प्रेशर की मरीज़ थी। चौधरी किसी फंदे में नहीं फंस रहा था, मगर हारून अहमद के दिल को भी लगी हुई थी। बाल की खाल उतार ही ली उन्होंने। हुमा भी इस सिलसिले में बहुत काम आई थी। फिर कुछ बातें ऐसी हो गई जिनका चौधरी कोई जवाब न दे सका। दिवालिया होने का ऐलान, कारोबार का बंद होना, कोठी को मुलाजमों से खाली करा देना। अलबत्ता उसके शानदार मंसूबे को बेहद सराहा गया। बेगम साहिबा को अपनी तबाहाली से मुतमईन करने के लिए उसने डाइटिंग करके ख़ुद को कमज़ोर कर लिया, मगर डॉक्टरों ने उसका मुकम्मल चेकअप करके मुत्तफ़िका फ़ैसला दिया
कि उसके फेफड़े पूरी तरह सेहतमंद और तवाना हैं और उसे दमा नहीं। वो सिर्फ अदाकारी के जौहर दिखाता था। उसके साथ ही उसने बेगम साहिबा को हलवा जात के साथ इंतहाई हद तक शक्कर इस्तेमाल करने की आदत डाली और बसियार खोरी का मरीज बना दिया, जिससे कोलेस्ट्रॉल खतरनाक हद तक बढ़ गया। फिर हाई ब्लड प्रेशर की गोलियां इस्तेमाल करा रहा था। उसका नतीजा वही निकला जो निकलना था। बेगम साहिबा बआसानी मार खा गईं। बाद में उन दोनों के असासों की तफसील भी मालूम हो गई। एक तरफ बेगम साहिबा ने अपनी लाखों रुपए की दौलत खुफिया तौर पर छुपाकर करोड़ों रुपए के मालिक शौहर पर हाथ साफ करना चाहा था, तो दूसरी तरफ चौधरी ने उससे छुटकारा पाने और भागते भूत की लंगोटी हासिल करने की कोशिश, बल्कि कामयाब कोशिश कर डाली थी, ताकि असल हैसियत में आकर किसी नए शिकार का इंतखाब करे। लेकिन बदकिस्मती ने इस बार उसे मात दे दी। अलबत्ता मेरी खुशकिस्मती का आगाज यहीं से हुआ था। जमशेद साहब के साथ हारून अहमद साहब भी मेरे सरपरस्त बन गए। उन दोनों की सरपरस्ती ने मुझे एक खूबसूरत बीवी हुमा और एक उम्दा नौकरी दिलवा दी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।